डॉक्टर गणेश, आप साई से भी जुड़े रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और कई सालों तक अपनी सेवाएं आपने दी। मेरा पोस्टिंग सबसे पहले पोस्टिंग डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके मेरे को इम्फाल में 8 सिस्टरली स्टेट्स को हेड बना के मैंने रीजनल सेंटर इम्फाल में बनाया, और हर स्टेट में स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स स्कूल वही स्कीम चला है नॉर्थ ईस्ट में। खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश है जो नए बच्चे आ रहे हैं स्पोर्ट्स में? अभी जो हिंदुस्तान में, भारत देश में जो स्पोर्ट्स के लिए जो एनकरेजमेंट मिल रहा है बहुत अच्छा दे रहे हैं। इस गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में बच्चों को पिताजी माताजी बहुत एनकरेज करना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट एजुकेशन को दे रहे हैं बराबर स्पोर्ट्स को भी मिलना चाहिए। डिसिप्लिन वर्क इन गेम्स, जितना स्पोर्ट्स करोगे उतना ही डिसिप्लिन देश में आएगा। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, स्पोर्ट्स को लेकर बहुत आग्रही दिखते हैं, और वो बच्चों को मौका भी दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है हमारे देश में काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है इस क्षेत्र में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पद्मश्री श्रृंखला। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कई महीनों से और लगातार कई सालों से हम पद्मश्री को लेकर आपके पास आ रहे हैं। न सिर्फ अपने देश से बल्कि विदेशों से भी जुड़े हुए कई लोगों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश की अलग अलग मिट्टी से, अलग अलग प्रांत से और अलग अलग जगहों से पद्मश्री आपसे जुड़ रहे हैं लगातार। तो आज की इस विशेष पेशकश में हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर MP गणेश, जो बैंगलोर के आसपास कुर्ग से हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने जितना समय खेल को दिया है, खेल के लिए जिया है, खेल की मिट्टी में रहकर आगे बढ़े हैं, शायद मुझे लगता है इतना वक्त किसी भी खिलाड़ी ने या किसी भी एज अ कोच ने नहीं दिया होगा। इन्होंने न केवल खेला है बल्कि देश में लगातार कई सालों से, कई दशकों से बहुत सारे खिलाड़ी पैदा कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में काम का इनका अनुभव रहा है। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी जुड़े रहे हैं पिछले कई सालों से और लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने ओलंपिक्स खेले हैं, इन्होंने नेशनल कोच के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। लगातार बहुत सारे अवार्ड्स इनके नाम हैं। पद्मश्री सम्मान इनको हाल में मिला है और अर्जुन अवार्ड से भी ये नवाजे गए हैं। तो आइए आज लिए चलते हैं MP गणेश सर के पास और मुलाकात करवाते हैं इनकी कुछ खट्टी मीठी यादों से। स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर, हॉकी एक बहुत जाना पहचाना नाम है इस देश के लिए। आपने हॉकी के लिए बहुत किया है। एज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपने बहुत काम किया है। लगता है शायद देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके नाम से परिचित नहीं होगा। एक फुटबॉलर हॉकी प्लेयर कैसे बना और हॉकी के प्रति उसका रुझान कैसे रहा, थोड़ा इस पे बताएं। जैसे आप जानते हैं हम कुर्ग के रहने वाले हैं। जो कुर्ग में हम स्कूल जाना है तो 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और वापस भी पैदल जाना पड़ता है घर के लिए भी। तो हम लोग फिज़िकली फिट रहते थे उस समय। उन दिनों में हमारे पास या हमारे पिताजी के पास या लोगों के पास बहुत सारे कार वगैरह नहीं थे, तो हमको पैदल ही जाना पड़ता था और पैदल ही आना पड़ता था। फिर स्कूल में खेलते थे। हॉकी कुर्ग में बहुत इम्पॉर्टेंट गेम थे, तो बाकी सारे बच्चे हॉकी खेलते थे। कुछ लोग हम लोग है ना फुटबॉल खेलते थे, नंगे पैर फुटबॉल खेलते थे। स्कूल में PT क्लासेस जब ग्राउंड में जाते थे या स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग फुटबॉल खेल के घर तक भाग के जाते थे 4-5 किलोमीटर। तो उसी समय से है जो कुर्ग के सारे बच्चे बड़ा फिट रहते थे फिज़िकली। जो फिज़िकली फ़िट होते हैं वो मेंटली भी फिट होते हैं। ये कहावत भी है। तो मेरे को पढ़ाई करने का कोई दिल नहीं था उन दिनों में, तो मेरे को खेल में कुछ करना चाहिए था। तो मैं बैडमिंटन भी खेलता था, एथलेटिक्स करता था, उसके साथ साथ अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था मैं। जब छोटा था, जब 14-15 साल में जब है ना, तो हमारा कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का फुटबॉल टीम बनते थे। तो दसरा स्पोर्ट्स में मैसूर में जाके खेलना पड़ता था। तो मैं 3-4 साल लगातार मैं कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंट किया है मैसूर दसरा फेस्टिवल्स में। पढ़ाई के लिए पिताजी माताजी भाई लोग बहन सारे उत्तेजन भी देते थे, लेकिन उसके साथ साथ डांट भी पड़ता था।
लेकिन पारिवारिक माहौल कैसा रहा खेल को लेकर? घर में माहौल कैसा था? क्या पिताजी सपोर्ट करते थे? सब सपोर्ट करते थे। हमें कोई रुकावट कहीं नहीं था, नहीं आई। लेकिन पढ़ते भी ठीक तरह से पढ़ते थी। तो एक दिन ऐसा लगा, मैं एक दोस्त के साथ, उसको आर्मी में ज्वाइन करना था, ये रिक्रूटमेंट जो हो रहा था कुर्ग में मडिकेरी में, तो वो बहुत अच्छा तंदुरुस्त लड़का मेरा दोस्त है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर मैं घर जब गया तो मैंने सोचा यार जब वो सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं कैसे हो सकता हूँ। फिर भी नेक्स्ट डे मैं चले गया, मैं टेस्ट में पास हो गया, कोर ऑफ सिग्नल्स के लिए सेलेक्ट हो गया मैं। तो मैं आके सिर्फ माताजी को बोला, माताजी मैं कल सवेरे जा रहा हूँ, थोड़ा पैसा जो भी है थोड़ा दे दो। तो मैं एक्चुअली घर से भागा हुआ एक सिपाही हूँ। हाँ, आपने इंडियन आर्मी भी ज्वाइन किया है एज अ सिपाही? भाग के मैंने कोर ऑफ सिग्नल्स में ज्वाइन कर लिया जबलपुर में। जब उस समय जब आर्मी में जाते हैं तो तब 1965 था, पाकिस्तान के साथ लड़ाई का माहौल बन रहा था। तो हमें एक सेक्शन बनाने में 1 हफ्ता 10 दिन हो जाता था। उस समय मेरे को दूसरा काम करना पड़ता था, आर्मी में सारे करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, वार का ये ठीक हुआ तो खेल कूद भी स्टार्ट हो गया आर्मी में। तो फुटबॉल के लिए सबको बुलाया तो मैं गया, तो फुटबॉल में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा बदन, मेरा हाइट वगैरह कमज़ोर था। तो लेकिन अच्छा खेलता था, वो खेलने के लिए भी मौका नहीं, खेलने का जज्बा नहीं। तो कुछ दिन के बाद बड़ा रोया मैं, फिर खेलने के लिए आया आर्मी में, वो खिला नहीं रहे। उसके बाद कुछ दिन में हॉकी के लिए बोले, तो कुर्ग में कोई लड़के हैं तो सारे आ जाओ हॉकी खेलो। उस समय मेरे पास थोड़ा स्पीड था और फुटवर्क बड़ा अच्छा था मेरा, फुटबॉल का वजह से स्पीड था, एथलेटिक में करता था, तो मैं सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद 1.5 साल के अंदर मैंने कमांड खेला, सर्विसेज खेला और इंटर सर्विसेज खेला, बहुत अच्छा खेला, अच्छे खिलाड़ी के साथ खेले। उसके बाद मैं सर्विसेज टीम में आके नेशनल्स खेलने चले गया 1.5 साल में, और मेरे को सेलेक्टर ने नेशनल कैंप के लिए सेलेक्ट कर दिया। तो 17 साल में मैं इंडिया कैंप में ज्वाइन कर दिया। देखो किस्मत कैसा होता है। इसलिए बोलते हैं लोगों को, पेरेंट्स को, बड़ा भाइयों को, बच्चों को या उनका भाइयों को स्पोर्ट्स में उत्तेजन दीजिए। पता नहीं हिडन टैलेंट कहाँ रहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इनको ये क्योंकि खेल और पढ़ाई दोनों साथ साथ जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ SSLC पास हुआ था उस समय, तो आर्मी में ज्वाइन कर लिया। आज मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरेट किया है, BA किया है, MA किया है, इन इंग्लिश किया उसके, क्योंकि जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गया तो एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस बिल्कुल आया, तो मेरे को करना पड़ा। अगर मैं आज इधर एजुकेशन के साथ बैठा हूँ, आपके साथ भी बैठा हूँ, या कोई अवार्ड मेरे को मिला है, वो सिर्फ मेरी बीवी को वो जाता है, वो क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि उसने पढ़ाया मेरे को। सब कुछ उसी ने किया है। अगर आज मैं खड़ा हूँ दुनिया के सामने तो द क्रेडिट शुड गो टू हर। बिल्कुल। उसके बाद मैं जब 2 वर्ल्ड कप खेला है, एक ओलंपिक्स खेला, 2 एशियन गेम्स खेला, उसके बाद छोटा मोटा टूर्नामेंट खेला है। तो मैं तकरीबन 107 मैचेस खेला है इंडिया के लिए। 6 साल तक ही खेला मैंने। जब कप्तान बना मैं 26 ईयर्स में, उसके बाद मैंने एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को ठीक नहीं लगा, जो हॉकी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पसंद ये नहीं हुआ, तो मैंने 26 साल में मैं खेलना बंद कर दी। अच्छा, फिर वो आपका नेक्स्ट सफ़र क्या शुरू हुआ खेल के बाद? खेल के बाद मैं आर्मी से बाहर आया। अच्छा। बाहर आया, फिर मैं डिप्लोमा किया, NS डिप्लोमा किया पटियाला से एज ए स्टूडेंट। फिर उसमें पास आउट हुआ, फिर नौकरी मिल गई मेरे को एकदम NIS में। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा मौका मिला, तो मैं इंडियन टीम को असिस्टेंट कोच करके कोचिंग शुरू कर दी। अच्छा कोच का नीचे काम किया। तो 1980 ओलंपिक्स का टीम जो जीती है गोल्ड, उसमें मैं असिस्टेंट कोच करके काम किया था। वेरी गुड।
कहते हैं संघर्ष इंसान को मांझता है और संघर्ष हमें आग की तरह तपाता है। जब हम संघर्षों से पल के बाहर निकलते हैं तो हम कुंदन बनते हैं। जैसा कि डॉक्टर गणेश सर बता रहे हैं कि किस तरह से खेल को हमें अपने जीवन में वरीयता देनी चाहिए और न केवल शिक्षा बल्कि खेल के साथ साथ हमें अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बने। डॉक्टर गणेश बालपन में खेल को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बे रखने वाले एक खिलाड़ी थे। पिताजी का सहयोग मिला, फैमिली का पूरा सहयोग मिला, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप अति साधारण या साधारण काम से भी बहुत अति साधारणता को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करते हैं। डॉक्टर गणेश ने भी वही काम किया। इन्होंने न केवल खेल को अपने जीवन का जुनून बनाया बल्कि उसे लक्ष्य बनाकर उसे जीवन में आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर गणेश, आप साई से भी जुड़े रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और कई सालों तक अपनी सेवाएं आपने दी। उससे पहले मैं एक्चुअली जब आर्मी से बाहर आया तो मैं टाटास में काम किया, खिलाड़ी बन के गया उधर। फिर मुझे बॉम्बे का लाइफ अच्छा नहीं लगा तो मैं इटली चले गए। इटली में जाके 3.5 साल रहा। इटली में आपने वहाँ बतौर क्या काम किया? इटली में मैं क्लब को खेला, फिर 2-3 टीम्स को ट्रेनिंग किया मैंने। तोरेदल ग्रेगो करके एक जगह पे, जहाँ वसूविये होते हैं ना, जो उसका पास है, वो नेपल्स का पास है ये जगह। तो 3 साल वो टीम में खेला, उनका क्लब भी चैम्पियन बना। उसके बाद यूरोपियन कप भी खेला मैं। मेरा शादी भी जब मैं इटली में था उस समय शादी भी इधर आके किया, उसको भी 2 साल ले गया था मैं। लेकिन उसने ज़बरदस्ती मेरे को वापस ले आया, क्योंकि वो अकेली है ये, भाई बहन कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई मेरे को तो कहीं नहीं जाना, मेरे को अच्छा, फिर वो आप इंडियन की वजह से, मेरा लाइफ उधर से एक यू टर्न ले ली। फिर आप इंडिया यू टर्न लिया, फिर उसके बाद NIS में कोच बनना, फिर कोचिंग किया है। उसके बाद मैंने एक दिन अचानक मेरे को CM मिला, कर्नाटक का CM जो गुंडू राव थे, वो मैं दोनों बैडमिंटन साथ खेलते थे। तो उन्होंने बुला के उनका डिपार्टमेंट को बोल दिया गणेश को स्पोर्ट्स ऑफिसर बना दो कर्नाटक का। तो अचानक तब मैं BA का एग्ज़ाम भी लिखा था मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, तो वो भी पास हो गया। इसने कराया था मेरी बीबी ने, तो वो पास हुआ तो वो नौकरी के लिए आसान हो गया मेरे को। मैं 5 साल काम किया बेंगलोर में। कर्नाटक में मैं बहुत स्कीम्स लाया, जैसे स्पोर्ट्स हॉस्टल, 7 स्पोर्ट्स हॉस्टल मैंने लाया और 5 स्पोर्ट्स स्कूल्स लाया, कोचेस का अपॉइंटमेंट कराया, उनका डायरी बनाया मैंने, समर कैंप कराया इनको। और वो जो स्कीम चल पड़ी है, आज कर्नाटक से कम 30-35 ओलंपियंस पैदा हुए इस स्कीम से। क्या बात है। डॉक्टर गणेश एक नेशनल फिगर हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुझे लगता है जितना काम इन्होंने पिछले कई दशकों में किया है, संभवतः उतना काम शायद एक कोच के तौर पे, एक नेशनल फिगर के तौर पे किसी भी खिलाड़ी या किसी भी इंस्ट्रक्टर ने नहीं किया होगा। डॉक्टर गणेश, आज भी सेवानिवृत्ति के बाद मेरे ख्याल से आप सेवानिवृत्त हो गए हैं या अपनी सक्रियता अभी भी आप बनाए हुए हैं? नहीं, उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको ऐसा कि तो जब कर्नाटक में जब काम कर रहा था तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मेरे को आके बताया तेरा जगह इधर नहीं है, दिल्ली आ जाओ। तो मैं उधर डिप्टी डायरेक्टर बन के स्पोर्ट्स अथॉरिटी में ज्वाइन किया। उधर से जब एडमिनिस्ट्रेशन में गया, जो मैं चाहता था एडमिनिस्ट्रेशन में लाए, उसके बीच में नेशनल कोच भी बना, बहुत सारे काम किया है। उसके बाद मेरा पोस्टिंग, सबसे पहले पोस्टिंग डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके मेरे को इम्फाल में 8 सिस्टरली स्टेट्स को हेड बना के मैंने रीजनल सेंटर इम्फाल में बनाया। और हर स्टेट में स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स स्कूल, वही स्कीम चला है नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में सारी स्टेट्स आपने स्टार्ट किया। क्या बात। उसके बाद मेरे को नेशनल कोच बना दिया बीच में। फिर आप हॉकी के नेशनल कोच रहे? नेशनल कोच, ओह ग्रेट। 2-3 बार बने हुए। तो बीच में से एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाता था, फिर बुला लेते थे। तो ये जो फेडरेशन का जो इनका जो प्लानिंग है वो है, उसमें मैं बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारे चेंजेस भी लाए उनका हॉकी फेडरेशन का। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेरा प्रमोशन हुई है, रीजनल डायरेक्टर बन के मैं बेंगलुरु आया। पूरा साउथ का पूरा स्पोर्ट्स स्टेट्स का जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं कराता था।
और अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया। फिर मेरा बच्चे के साथ थोड़ा ये हुआ है इंटरेक्शन। नहीं, मेरा अच्छा, बच्चा, आपके बच्चे का, यू हैव लॉस्ट योरसेल्फ। दैट टाइम आई लॉस्ट माई सन। उस समय फिर दिल्ली वाले बोले भाई आप सीनियर हैं, आप आ जाओ दिल्ली। देन दिल्ली में, पटियाला में, उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन त्रिवेंद्रम में, वो सारे मैंने संभाला और 2006 में मैं रिटायर्ड होके बाहर आया। क्या बात है। तो हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर एमपी गणेश जी से, जिन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी बताई, अपनी सेवाओं की कहानी बताई और पिछले कई दशकों से ये लगातार सक्रिय रहे हैं और अभी भी देश के कई खिलाड़ियों को ये आगे मांझ रहे हैं, देश में आगे ला रहे हैं और उन्हें एक कोच के होने के नाते उन्होंने बहुत सारे अनुभवों से उनको गुजारा है और उनको अपनी शिक्षा भी दे रहे हैं। सर, आजकल एक सवाल आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी आना चाह रहे हैं, आजकल कई समस्याओं से खिलाड़ियों को दो चार होना पड़ता है, वो संघर्ष कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश है जो नए बच्चे आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, किस तरह के जज्बे के साथ वो आए, चूँकि आप कोच भी रहे हैं? अभी जो हिंदुस्तान में, भारत देश में जो स्पोर्ट्स के लिए जो एनकरेजमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा दे रहे हैं। इस गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन हमारा जो जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वो पेरेंट्स का भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है बच्चों के लिए। खेल कूदने के लिए ग्राउंड्स ठीक तरह से स्कूल में नहीं है, इंडोर हॉल्स कम है, इनको एक्सपोजर कम मिल रहा है। फिर मेरे ख्याल में बच्चों को पिताजी माताजी बहुत एनकरेज करना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स को दे रहे हैं या एजुकेशन को दे रहे हैं, बराबर स्पोर्ट्स को भी मिलना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए। अभी देखिए नीरज चोपड़ा ने जो हमारा ऑल ऑफ ए सडन आके वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया। तो ऐसे एग्जैक्टली। तो मेरा लाइफ में आइए आप, तो मैं फुटबॉल खेलता था लेकिन हॉकी में हो रहा है। तो पता नहीं हिडन टैलेंट्स कहाँ रहते हैं जी। हिडन टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पेरेंट्स, टीचर्स, कोचेस सब इनको प्रोत्साहित करना चाहिए और किसी को मना नहीं करना चाहिए भाई वो मत करो, ये मत करो, खेलने दो, करने दो। उनका पता नहीं उनका लाइफ में, उनका किस्मत में क्या लिखा है। सो उनको रोकने का कोई हक पेरेंट्स के लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। बहरहाल तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए स्पोर्ट्स को लेकर या खेल को लेकर। जिस तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं इस देश में, बहुत ही माकूल माहौल है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, स्पोर्ट्स को लेकर बहुत आग्रही दिखते हैं और वो बच्चों को मौका भी दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है हमारे देश में काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है इस क्षेत्र में पहले के मुकाबले। सर, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अर्जुन अवार्ड मिला है, आपको पद्मश्री मिला है, क्या उम्मीद थी कि पद्मश्री मिलेगा? कैसा अनुभव रहा? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बताया ना, अभी इटली में था मैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं था या अर्जुन अवार्ड वगैरह वगैरह का कोई पता नहीं था मेरे को टैलीग्राम भेजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NIS पटियाला ने, गणेश सो एंड सो डेट आपको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, आप इधर आ जाओ रिसीव करने के लिए। आजकल खिलाड़ी लोग अप्लाई करना पड़ता है, पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है, उनको रिकमेंडेशन के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन हमें जब अर्जुन अवार्ड मिला, मैं किसी से बात नहीं की तो मुझे उम्मीद ही नहीं था, तो वैसा मिला। तो अभी मेरे को ये जो अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड, कभी मैंने सोचा भी नहीं था ये मेरे को आएगा, क्योंकि आने का टाइम बहुत पीछे का था, तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था इसके लिए। आजकल अप्लाई करना पड़ता है, सब ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो मैंने कभी ये नहीं किया था। लेकिन मैं जो भी अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर है या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिसर्स है या होम मिनिस्ट्री का है, सबको शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने जो नहीं सोचा था अनएक्सपेक्टेडली ये आया मेरे को। बिल्कुल, आई शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। जैसा कि हम बताते चले कि कहते हैं कि खेल में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। हम गणेश सर न केवल खेल से जुड़े रहे हैं लंबे अरसे से, बल्कि इन्होंने इंडियन आर्मी में भी अपनी सेवाएं कुछ सालों की दी हैं। निश्चित ही इनका जीवन वहाँ से अनुशासित हुआ है। सर, खेल में अनुशासन का कितना योगदान है? हाउ डिसिप्लिन वर्क इन गेम्स? जितना स्पोर्ट्स करोगे उतना ही डिसिप्लिन देश में आएगा जी। स्पोर्ट्स से जो मिलता है देश को और कोई फील्ड से नहीं मिलता।
आर्मी हो, कुछ भी हो, आर्मी का लोगों को तो हमको हमेशा सैल्यूट करना चाहिए। अगर हम लोग इधर अच्छी तरह से जी रहे हैं, क्योंकि वो बॉर्डर में वो हमारी सुरक्षा करते हैं, तो उनका बराबर में कुछ नहीं है। फिर खिलाड़ी लोग भी ऐसे हैं, खिलाड़ी लोगों को देख के डिसिप्लिन के साथ साथ जो उनका विल पावर है, उनका टाइमिंग्स होता है, पंक्चुअलिटी होता है, ये सब जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। लेकिन अगर स्पोर्ट्समैन नहीं है तो उनका लाइफ मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहता। बिल्कुल, स्पोर्ट्स का होना बहुत ये ज़रूरी नहीं है हिंदुस्तान के लिए खेलना है, लेकिन कोई भी लेवल पे हो स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। कोई भी चीज़। बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स, बहुत सारे सिल्वर मेडल्स और बहुत सारे लंबी फहरिस्त अवार्ड्स की एक लंबी श्रृंखला है। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे बाद में भी। एक नेशनल फिगर रहे हैं सर, और एक कोच के तौर पे भी इन्होंने बहुत सेवाएं दी हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी से भी जुड़े रहे हैं और अधिकारी भी रहे हैं। सर, इतना मान सम्मान देश में मिला आपको, इतना रेपुटेशन मिला, इतने सारे प्यार, इतने सारे सम्मान ने क्या एमपी गणेश को बदल दिया, या आप वही हैं? मैं वही हूँ, और जितना झुक के जाते हैं हम उतना ही रेस्पेक्ट हमको पाते हैं। अब ये सब हमारा हाथ की नहीं है, ये सब भगवान है जो हमारा पिताजी, माताजी, बीबी, इनका देना है हमें। हमारा, अगर हम ये सोचे भाई हमारा वजह से ये लोग हैं, नहीं, उनका वजह से हम लोग हैं। बिल्कुल। अब सब लोग बोलते हैं जितना ऊंचा नाम आएगा, ऊंचा ये आएगा, उतना ही झुक के रहना चाहिए, उसमें मज़ा आता है। बिल्कुल, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, हम लोग कोई भी परमानेंट नहीं है। जितना हो सकता है उतना सेवा देश के लिए, फैमिली के लिए हमको करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि हमें देश के लिए और हमें अपनी मिट्टी के लिए उस जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर को पद्मश्री मिला है, मुझे लगता है कि पद्मश्री और इतने सारे अवार्ड के बावजूद भी आज एक अति साधारण पोर्टफोलियो के साथ आज सर हमसे बातचीत भी कर रहे हैं। सर, देश के नाम क्या संदेश है और हमारे खिलाड़ियों के नाम क्या संदेश है, जो कि आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं और पद्मश्री भी मिला है, तो कुछ संदेश उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे हम आजकल पेपर में पढ़ते हैं, कंप्लेंट्स आ रहे हैं एक दूसरे के पीछे, या फेडरेशंस ठीक नहीं काम कर रहे हैं, ठीक तरह से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए देश में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना पड़ रहा है मेरे को। आज अगर हमारा पास, मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ, जैसे मोदी का नाम जो पूरा दुनिया में कैसे चल रहा है, सो उस देश का रहने वाले हम लोग, बिल्कुल रहने वाले हैं, तो इसको हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, हमको बन के